हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका पार्ट 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है ये टोटली आयोग के पैटर्न पर तैयार किया गया है, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके, जीएस, कंप्यूटर साइंस और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस तरीके का आपका आगामी उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, जहां पर उपमा के किसी एक अंग का लोप होता है, वहां पर कौन सा उपमा अलंकार होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर उपमा के किसी एक अंग का लोप होता है, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, अति सुंदर ज्यों चंद्र। हमने एक सेंटेंस ले लिया, अति सुंदर जो चंद्र। अब देखिए, यहाँ पे चंद्र जो है, यहाँ पर चंद्र से मतलब क्या है, मुख से। चंद्र का मतलब यहाँ पर मुख से है। तो यहाँ पर उपमेय मुख जो है, इसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा लुप्तोपमा अलंकार। जहाँ पर उपमा के किसी एक अंग का लोप होता है, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जिगीषा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। देखिए, गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि का एक अनुभव है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, कायिक अनुभव कहा जाता है। और यह रस विचार का और यह रस विचार का एक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। देखिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है रत्न धन आकर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और यह दीर्घ स्वर संधि, और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। इसमें देखिए, यहाँ पर रत्न र त न की अगर बात करें तो इसमें कौन सा स्वर है, अ स्वर है, और आकर में है आ स्वर। तो अ धन आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रत्न धन आकर क्या बन जाएगा, रत्नाकर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण स्पर्श दंत्य शघोष तथा अल्प प्राण है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा वर्ण है जो कि स्पर्श भी है, दंत्य भी है, शघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द वर्ण स्पर्श दंतव्य शघोष तथा अल्प प्राण है। बात करें त वर्ण की, तो त वर्ण जो है ये क्या नहीं है, शघोष नहीं है। त वर्ण आपका शघोष नहीं है। बात करें ध वर्ण की, तो ध जो वर्ण है ये महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है, ये क्या है, महाप्राण। और थ जो आपका वर्ण है, थ वर्ण महाप्राण
एवं अघोष है, सघोष नहीं है, ये क्या है, अघोष है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंतव्य, स्पर्श, सघोष तथा अल्प प्राण है, आपसे पूछा जाए तो आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, द वर्ण। अगला क्वेश्चन देखें, उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए उपसर्ग रहित इसमें से शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, वित्तीय शब्द उपसर्ग रहित है। बात करें विचार की तो विहार की, तो विहार जो है वी धन हार के योग से बना हुआ है विहार। विचार देखें तो वी धन चार के योग से बना है विचार, और विकार बना है बी धन कार के योग से। अब देखिए इन तीनों ऑप्शन में जो वी है, वी यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, तीनों ऑप्शन में वी उपसर्ग है। लेकिन आपका जो वित्तीय शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी कि ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। देखिए जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनुपम। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है। तो देखिए इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा आपका, हिरण्यकश्यपु। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसका शुद्ध वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु इसका शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिंदी में क्या होता है, वर्तनी में क्या होता है कि जैसा शब्द का उच्चारण होता है उसी प्रकार उसको लिखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे तो उसी प्रकार उस शब्द को लिखा जाएगा। तो उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होती है, जिस तरीके से हम बोलते हैं उसी प्रकार हमको लिखना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है कांत कांति। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांत कांति सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़ा नहीं है। सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़ा क्या हो जाएगा, कांत कांता, कांत कांता हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पसंद आ रही है आज की ये सीरीज तो इसको लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और पूरे 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी लोग एंड तक इस प्रैक्टिस सेट में बने रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। देखिए निर्वेद जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, ये है शांत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो कई बार मैंने आपको बताया है, जो हमारी हिंदी की क्लासेस चलाई गई थी तो उनमें मैंने बताया था आपको हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लासेस रहती है हिंदी की भी। तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं की है स्टडी विद एम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। हिंदी की क्लासेस वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। और आपको अगर अदर उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी, अगर आपको उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी हिंदी की क्लासेस चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इवन लगभग अगर 100 लोग कमेंट करते हैं तो आप सभी लोगों को आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो भी डेली बेसिस पर। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है, छत जो है इसमें तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, छत तद्भव शब्द है। बाकी जो आपका चूर्ण, छिद्र, ज्ञान जो है ये कौन से शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव भी आपको हिंदी की क्लासेस में समझाया गया है। क्या आपके तत्सम होते हैं,
कौन से शब्द तद्भव होते हैं। तो हिंदी की क्लास आप सभी लोग फॉलो जरूर करें, और आपको नई क्लासेस और चाहिए हिंदी की आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी ये आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट के एंड में बताऊंगी, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें इस प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस प्रकार का समास है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उत्तराखंड पुलिस का उसमें समास नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, समास नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें एक आध क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, तो माइंड मत कीजिए, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए कि चरण कमल कौन सा रेखांकित शब्द है, यहाँ पे चरण कमल है, और इसमें कौन सा समास है, इसमें है आपका कर्मधारय समास। तो ये भी आपका ध्यान में रखना जरूरी है, समास भी आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है। देखिए निम्न में कौन सा अव्यय है, यहाँ पर आपका आह जो शब्द है तो ये अव्यय है। और कौन सा अव्यय है, विस्मयादि सूचक, विस्मयादि सूचक ये अव्यय है, तो ये ध्यान रखेंगे। आह जो है विस्मयादि सूचक अव्यय है। बाकी जो है ये दक्षिण, श्याम, भारत, बाकी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। बाकी क्या है ये भी पता रहना चाहिए। तो भारत, श्याम और दक्षिण ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए इनमें से प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो क्या है, बुलवाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है इनमें से संतोष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह किसका उदाहरण है, संतोष जो है ये व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है। संतोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखें, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः ब्रिज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए इनमें से संयुक्त वाक्य है आपका, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। देखिए बीजक जो है ये किसकी रचनाओं का संग्रह है, ये है कबीर की रचनाओं का संग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है किसको, तीलू रौतेली को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क तीलू रौतेली को कहा जाता है। और तीलू रौतेली का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, भूप सिंह। भूप सिंह इनके पिता का नाम था, और इनके पिता भूप सिंह गढ़वाल नरेश की सेना में थे। तीलू रौतेली का जन्म जो है ये 8 अगस्त को कहाँ पर, गुराड़ गांव में हुआ था। 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था। और तथा मात्र 22 वर्ष की आयु में ये वीर गति को प्राप्त हो गई। और तीलू रौतेली को गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जो जनसंख्या है इसकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि व पशुपालन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड की जो अधिकांश जनसंख्या है वो किस पर आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। और कुल क्षेत्रफल की लगभग
प्रतिशत भूमि, कुल क्षेत्रफल की लगभग 13% भूमि पर कृषि एवं पशुपालन होता है और यहाँ के पर्वतीय भाग की ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमर शहीद वीर केशी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर शहीद वीर केशी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई 1945 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, देहरादून के क्यावा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वीर शहीद केशी चंद का। तो देहरादून के क्यावा ग्राम में जन्मे अमर शहीद वीर केशी चंद को अंग्रेजों द्वारा 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। वीर केशी चंद सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर किसमें भर्ती हो गए थे? आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते हैं एंड शेयर करते हैं तो आप सभी लोगों को अल्टरनेट डेज पर ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए डेली पॉसिबल नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको एक दिन छोड़कर यानी कि अल्टरनेट डेज पर ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है एंड सपोर्ट करना है स्टडी विद एम को। और सुबह आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था, तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट को फॉलो नहीं किया है आप सभी लोग टेस्ट फॉलो जरूर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ पर टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यवती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम हिरण्यवती है और हिरण्यवती जो है ये किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की। सरस्वती की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई थी आपके किस वर्ष? वर्ष 2005 में, जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार परक योजनाओं का संचालन करना तथा रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश जो आयुक्त था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 1815 ईस्वी तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया और इस क्षेत्र के लिए कर्नल ए गार्डनर को प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया और पहले ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? एडवर्ड गार्डनर को दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो देखिए, कौन सा जोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है इसको वर्ष 1988 ईस्वी में, नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ष 1988 ईस्वी तथा फूलों की घाटी यानी कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है इसको वर्ष 2005 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
कब शामिल किया गया नंदा देवी नेशनल पार्क को? वर्ष 1988 में, जबकि वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी को वर्ष 2005 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में ये स्थित है फूलों की घाटी, तथा इसे वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। जबकि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना जो है कब की गई थी? 6 नवंबर 1982 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी किसने? प्रताप शाह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की थी। प्रताप शाह ने अपने नाम से एक नगर की भी स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? प्रताप नगर। प्रताप नगर की स्थापना किसने की? पूछ लिया जाए आपसे तो आपको राइट आंसर लगा लेना है प्रताप शाह। और टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी किसने खोली थी? प्रताप शाह ने ही खोली थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? देखिए, हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? देखिए, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। लोक इतिहास के अनुसार नंदा देवी गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी या फिर कुल देवी थी। और इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी कहकर नंदा देवी को संबोधित किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित जो पत्रिका है ये कौन सी है? ये है आपकी पहाड़। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ का प्रकाशन नैनीताल से होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर डी शर्मा को जाना जाता है। देखिए, प्रोफेसर डी शर्मा जो है इनको जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ प्रोफेसर डी शर्मा का। तो वर्ष 1924 ईस्वी में नैनीताल के जंगालिया गांव में जन्मे प्रोफेसर डी शर्मा को हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। और वर्ष 2011 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? देखिए, प्रसून जोशी जो है इन्होंने किस क्षेत्र में? फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, प्रसून जोशी फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं और ये हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक, इसके अलावा भारतीय सिनेमा के गीतकार हैं। और फिल्म तारे जमीन पर में एक गाना है जिसका नाम क्या है? माँ। तो फिल्म तारे जमीन पर के गाने माँ के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, योग ध्यान बद्री का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पांडुकेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। योगदान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। और योग ध्यान बद्री मंदिर 7 बद्रियों में से एक है। 7 बद्रियों में से एक है। और राजा पांडु ने अपने आखिरी दिनों में अपने निर्वाण से पहले यहाँ पर क्या की थी? तपस्या
तपस्या यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये किस मुख्य नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह यानी मुख्य नदी की सहायक नदी है। और अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित अन्य जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित अन्य सहायक नदियां हैं लक्ष्मण गंगा, इसके अलावा सरस्वती, विष्णु गंगा और कंचन गंगा। तो ये सभी नदियां अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1939 ईस्वी में। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में वर्ष 1939 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, प्रेम सभा जो है इसकी स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गोविंद वल्लभ पंत ने वर्ष 1914 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1982 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंडी प्रसाद भट्ट को उनके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1982 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको वर्ष 1986 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? वर्ष 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड इनको कब दिया गया? वर्ष 1986 ईस्वी में। जबकि 2005 में इन्हें पद्म भूषण और वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये कौन सा दर्रा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। और देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं ये कौन कौन से हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। क्योंकि आप अगर कहीं बुक में पढ़ेंगे तो इतना डीप आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिटेल वाइज मैं समझा रही हूँ ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप वहाँ पर करेक्ट करके आए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो हो सके तो नोट डाउन इनको जरूर करते रहें आप सभी लोग। तो देखिए, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो है आपका मोलिंगला दर्रा, दूसरा है आपका थांगला दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा सांगचोक दर्रा जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। और इसके अलावा नीलंग जो दर्रा है ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं मोलिंगला, थांगला, सांगचोकला, इसके अलावा नीलंग दर्रा, तो ये सभी दर्रे जोड़ते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत को। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, कहीं आपको नहीं मिलेंगे इतने सारे दर्रे एक साथ। अगला क्वेश्चन है, हुड़किया बोल गीत किस अवसर पर गाया जाता है? देखिए, हुड़किया बोल गीत जो है ये किस अवसर पर ये गाया जाता है? रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। हुड़किया बोल गीत किस क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र के ये गीत हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाले ये गीत है जिन्हें खरीफ की फसल की रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। और इस अवसर पर प्रमुख गायक गीत की एक पंक्ति को गाता है और जिसे खेत में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं दोहराते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति गीत के बोल गा लेता है पहले और
खेत में जितने लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके बोल को दोहराते हैं। चलिए अगला है आपका, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुद्रचंद द्वारा रचित जो नाटक है इनमें से वो कौन सा है? उषा रागोदय। उषा रागोदय रुद्रचंद द्वारा रचित है एक नाटक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए रुद्रचंद की अगर हम बात करें तो ये चंद्रवंश का 45वां शासक था। रुद्रचंद चंद्रवंश का 45वां शासक था और यह किसके समकालीन था? अकबर के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर के समकालीन कौन सा चंद शासक था, तो आपको ध्यान में रखना है कौन था? रुद्रचंद था। और इसने त्रैवैणिक धर्म निर्णय इसने रुद्रचंद ने त्रैवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक, इसके अलावा उषा रागोदय नाटक की रचना की थी। किस पुस्तक की? त्रैवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक की रचना की थी। साथ ही साथ उषा रागोदय नाटक की रचना भी रुद्रचंद ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। देखिए देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका प्रकाशित होना कब से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1905 ईस्वी से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गढ़वाल हित प्रचारणी सभा जो है, तो गढ़वाल हित प्रचारणी सभा ने 5 मई 1905 से देहरादून में गढ़वाली मासिक पत्रिका शुरू की और इसमें आज़ादी की अलख के साथ ही मानवीय नैतिकता को भी दर्शाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो देखिए उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13%। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि 13% है। अगला देखें, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंसर के इलाज के लिए जो टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है वो उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धुनेर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टैक्सोल नामक रसायन को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? धुनेर के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के धुनेर के पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा हिमालयन लव जो कि चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिमालयन लव भी एक औषधीय पौधा है और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों तथा जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन जो है इसको निकाला जाता है। ये ध्यान रखेंगे कहाँ से निकाला जाता है? पेड़ की छाल, साथ ही साथ पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन यानी कि केमिकल जो है इसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं? देखिए ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले जो चरवाहे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरवाल, पालसी, पातच या पाल्च सभी कहा जाता है। तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को बकरवाल, पालसी, पाल्च कहा जाता है और ये अपनी भेड़ व बकरियों के साथ ग्रीष्म काल में कहाँ चले जाते हैं? बुग्यालों की ओर चले जाते हैं तथा शीतकाल में गांव के समीप अपना डेरा बना लेते हैं। और सामान्यतः देखिए हिमालयी क्षेत्रों में भेड़ तथा बकरियों के जो चरवाहे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको पालसी कहा जाता है। सामान्यतः इनको पालसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और आपको हिंदी के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो एंड तक इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष बाद। भारत में कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष के अंतराल
के बाद जनगणना की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में सर्वप्रथम नियमित जो जनगणना हुई थी उसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो देखिए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? जिन लोगों ने अभी भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर नहीं किया है जल्दी से मिलकर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है? भारतीय नेपोलियन माना जाता है किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के हैं? ये दोनों जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी हैं। जैन मत के ये अलग अलग अनुयायी हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्यों से तो अक्सर पूछे ही जाते हैं आयोग के द्वारा क्वेश्चन, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथकली जो है ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य की राजधानी कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है। अगला देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, भारत का ये राज्य है केरल राज्य, जो कि किसका उत्पादन? रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। रबड़ विश्व की प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है? देखिए, मोटर, ट्यूब, टायर, वाटर प्रूफ कपड़े, साथ ही साथ जूते एवं विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोग में इसका यूज होता है। और भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। देखिए, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी रैमसे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमसे थे और उत्तराखंड में इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल, ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी थे और 1856 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की इस युद्ध में हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, आपके साइंस के क्वेश्चन भी रखे गए हैं क्योंकि साइंस भी आपके पूछी जाती है। आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी याद रखें। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो थायमिन याद रखें। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? देखिए, ब्रिटेन की जो मुद्रा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है पौंड।
ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौंड ब्रिटेन की मुद्रा है, जबकि ब्रिटेन की संसद का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन की जो संसद है इसका नाम पार्लियामेंट या फिर राजधानी लंदन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए, जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह का नारा क्या था? देश की समृद्धि का रास्ता गाँव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, 50 रुपये के नोट पर, जिन लोगों को नहीं पता है तो आप 50 रुपये के नोट निकाल कर देख सकते हैं किसके उस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। 50 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो आपका 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये से जो अधिक के नोट होते हैं, 1 रुपये के नोट पर तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये से अधिक के जो नोट होते हैं तो उन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप इस तरीके का क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कणिका यानी कि आपकी जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। और इनका जीवन काल अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 20 से लेकर 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए 20 से 120 तो आप 120 से 120 करेक्ट करके आएंगे। अगर आपका केवल 120 दिया है तो तब भी आप 120 करेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है आपके वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी तत्व का यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व या फिर यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, किस सिद्धांत पर फ्रिज काम करता है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे? आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। लाइक करने में आप सभी लोग कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग भी देख रहे हैं 1 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों के लिए बोले जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साथ ही साथ बताए जा रहे हैं, तो पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। तो काफ़ी मेहनत मुझे लग रही है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड तक बने रहिएगा आप सभी लोग। और कैसी लग रही है आज की ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो देखिए, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की जो स्थापना है श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी ने कब की थी? वर्ष 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए, इनमें से ग्रह कौन सा नहीं है? सूर्य। सूर्य जो है एक ग्रह नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। सूर्य क्या है? एक तारा है। बृहस्पति जो है ये बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपको प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? देखिए, साइना नेहवाल जो है इनका नाम
जुड़ा हुआ है किस खेल से? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन के खेल से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है? देखिए, हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि जो बाइल है ये कहाँ पर पैदा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में यानी कि लीवर में। देखिए, पित्त रस लीवर में पैदा होता है और पित्त रस एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया या फिर छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा हो जाता है। और पित्त जो होता है ये किस में हेल्प करता है? पित्त रस यानी कि बाइल जो है ये डाइजेशन में यानी कि पाचन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो देखिए, कौन सा ये रक्त वर्ग है? ये है आपका ओ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और जो ब्लड ग्रुप है वो हर ब्लड ग्रुप वाले जो मनुष्य है उसको दिया जा सकता है यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ वर्ग का रक्त वर्ग सर्वदाता रक्त वर्ग कहलाता है यानी कि ये क्या कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर ये कहलाता है और इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं। और बात करें ए बी की, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आधिकारिक आरक्षित खाता। भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, आधिकारिक आरक्षित खाता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको इकोनॉमी की क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग एंड तक फॉलो जरूर करें। भुगतान संतुलन के अंतर्गत आधिकारिक आरक्षित खाता नहीं है। भुगतान संतुलन से आशय क्या है? देखिए, भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन से आशय किसी निश्चित वर्ष में उस देश का विश्व के अन्य देशों के साथ सभी प्रकार का मौद्रिक लेन देन से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और यह राज्य के केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो देखिए, अशिक्षित जो मुगल शासक था वो कौन था? अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक अकबर अशिक्षित था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था और उसकी माता का नाम क्या था? हमीदा। हमीदा अकबर की माता का नाम था और पिता कौन थे? हुमायूं। हुमायूं इनके पिता थे। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में। और आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति चुना गया। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड आदि लड़ाकू ब्रिगेड थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मलक्का जलद मरुमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ साइंस, आपकी जीके जीएस और
उत्तराखंड के क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी, सभी प्रकार के जिस तरीके का आपका आगामी उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो हो सके आयोग के द्वारा इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। तो देखिए, मलक्का जलद मरुमध्य जो है ये किन दो भूभागों को अलग करता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मलई प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। मलई प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है कौन सा जलद मरुमध्य? मलक्का जलद मरुमध्य। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलक्का जलद मरुमध्य मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। और यह प्रशांत महासागर किसको जोड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है। तो ये भी आपका ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कहाँ से होकर भी गुजरता है? राजस्थान से होकर भी गुजरता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है थायरोक्सिन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। थायरोक्सिन वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है और यह मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड से उत्पन्न हार्मोन है, यानी कि ये ह्यूमन हार्मोन है। जबकि जिब्रेलिन्स की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन्स, इसके अलावा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये वनस्पति जगत के पादप हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है और ये ह्यूमन हार्मोन है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेफ्रॉन जो है ये किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, वृक्क यानी कि जो आपकी किडनी होती है, वृक्क यानी किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसमें लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है आपका नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी जो है ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी आपका कहाँ कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। और देखिए, विटामिन ए की अगर हम बात करें, ये किस में पाया जाता है? गाजर में। गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है। और बात करें विटामिन सी की, जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, उससे आपका विटामिन सी मिलता है। और विटामिन के पाया जाता है किसमें? केले में। केला जो है इसमें पाया जाता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक है? तो देखिए, प्रकाश की जो गति है वो सर्वाधिक किसमें है? निर्वात में है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। और प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक समूह है जो हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो देखिए, वर्ष 1926 की अगर हम बात करें तो किस परिषद का या किस संस्था का विलय हुआ था कांग्रेस में? तो आपको पता होगा, कुमाऊं परिषद जो है इसका विलय हो गया था वर्ष 1926 ईस्वी में। कई बार मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताया है, तो जो लोग फॉलो करते हैं क्लासेस को उनको तो पता चल गया होगा। और देखिए, उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शिक्षा की समस्याओं को लेकर वर्ष 1916 ईस्वी में किसका गठन किया गया था? कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया, तो वर्ष 1916 ईस्वी में किया गया। और इसका कांग्रेस में विलय कब किया गया, तो वर्ष 1926 से याद रखें। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कुमाऊं परिषद में गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और
ये प्रमुख कार्यकर्ता थे गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। और वर्ष 1926 ईस्वी में इसका कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, एक आईपी एड्रेस 10 बिट संख्या है। तो देखिए एक आईपी एड्रेस क्या बिट संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट संख्या है। देखिए एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, 32 इसमें बिट होते हैं। और इसका विस्तृत रूप, अगर इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए आईपी का, तो याद रखें इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, जो एक संख्यात्मक लेबल होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल को IPC4 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IPC4 इसको कहा जाता है। और यह इंटरनेट के संचालन हेतु नियमों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए अम्लीय वर्षा जो है इसका मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अम्लीय वर्षा का कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अम्लीय वर्षा के कारण वस्तु का क्या होता है, प्राकृतिक जो रंग होता है वो उड़ जाता है। और आगरा का जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है, तो ताजमहल का रंग सफ़ेद के स्थान पर क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है, पीला हो गया है इसका रंग, जिसके लिए उत्तरदायी जो वर्षा है वो कौन सी वर्षा है, अम्लीय वर्षा। इसके लिए अम्लीय वर्षा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब या फिर विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसको जाना जाता है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सर टिम बर्नर्स ली को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार हेतु सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज HTML भाषा में लिखे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो किस भाषा में, HTML भाषा में लिखे जाते हैं। तथा डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। कुमाऊं के चौथे जो कमिश्नर थे वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GT लुसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। देखिए कुमाऊं के प्रथम 4 कमिश्नरों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर पहले कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल 1815 से लेकर 1816 तक रहा। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, दूसरे कमिश्नर थे GW ट्रेल, दूसरे थे ट्रेल, जिनका कार्यकाल 1816 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा। तीसरे थे कर्नल गोवन। कर्नल गोवन तीसरे कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल 1836 से लेकर 1839 तक रहा। और चौथे जो कमिश्नर थे ये कौन थे, GT लुसिंगटन थे, और इनका कार्यकाल 1839 से लेकर 1847 तक रहा था। तो कुमाऊं के प्रथम 4 कमिश्नर आपको याद में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पे करेक्ट करके आना है। और अंतिम कमिश्नर कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त किया गया कब से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई, 1829 ईस्वी में की गई। देखिए उत्तराखंड सहित पूरे देश में 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त की गई थी। और इसमें भारत के राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाई थी। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, डिजिटली हस्ताक्षरित
भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड, जिसे 7/12 7/12 रसीद भी कहा जाता है इसको, और प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस रसीद को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन क्या है? देखिए बिटकॉइन जो है ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, और यह पहली विकेंद्रीकृत मुद्रा है। बिटकॉइन जो है ये पहली विकेंद्रीकृत मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे विकसित किया गया है, और अल साल्वाडोर बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है। तो आपको ध्यान में रखना है बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, पूछ लिया जाए तो कौन सा है? अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर इसका नाम है। तो इस देश का नाम है अल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो है इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से ये संबंधित है। और बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 ईस्वी में। और बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में, तथा 12वीं जो अनुसूची है ये 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किस वर्ष जोड़ी गई, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो देखिए कलकत्ता का जो संस्थापक था इनमें से कौन था? जॉब चारनाक था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉब चारनाक कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था, जिसने वर्ष 1690 ईस्वी में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ये एक प्रमुख उदारवादी नेता थे। ये क्या थे? उदारवादी नेता थे। और वर्ष 1905 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के वाराणसी, यानी कि वाराणसी के जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन या वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपका, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो देखिए खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो थे वो किसके दरबार का हिस्सा थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, वराहमिहिर जो है इन्होंने कौन सी संहिता? बृहत संहिता तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मेघदूतम आदि की रचना की थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की रचना किसने की? आपसे पूछ लिया जाए तो कालिदास याद रखें, और बृहत संहिता की रचना किसने की? तो वराहमिहिर याद रखें। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? देखिए वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण जो सत्याग्रह है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा बिहार राज्य में। वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था और यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील की खेती, किसकी खेती, नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था। और महात्मा गांधी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है, ये है आपका सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है। सहारा जो आपका रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है। तो भारत के कौन सा ये राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बांध है, ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध है। मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है ये दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखेंगे, दूसरे स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, जबकि तीसरे स्थान पर है गुजरात और पहले स्थान पर है आपका महाराष्ट्र। तो ये सभी चीजें ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं पर नामों में परिवर्तन करने की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो देखिए, विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। और वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देश कितने हैं, 189, 189 सदस्य देश है वर्तमान में विश्व बैंक के। और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है डैश फसलें कहलाती हैं। तो देखिए, सर्दियों में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जिनकी बसंत में कटाई की जाती हैं, ये फसलें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी रबी फसलें। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है रबी फसलें कहलाती हैं। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। जिसके अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन से हैं, गेहूं है आपका, इसके अलावा जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, राई है। तो ये सभी जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका, राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45 के 3 मोड़ लिए और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री और 45 डिग्री के 2 मोड़ लिए। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आप दिशा वो कनेक्ट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कोड। देखिए, कोड वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं पिछले अभी तक आप सभी को 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए गए हैं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो पुराने प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं आप फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं सीधा आंसर बता देती हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप पुराने प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और मैं ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बता दूंगी सीधे सीधे। एक निश्चित कोड भाषा में डैश को डैश के रूप में कोडित किया जाता है और उस कोड भाषा में डैश के लिए कोड क्या होगा, तो इसके लिए NOTTIN के लिए कोड बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NOTTIN, NOTTIN
IN के लिए जो कोड हो जाएगा वो PSZBSZ, PSZBSZ। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ष 2001 में 26 जनवरी को शुक्रवार है, यदि वर्ष 2001 में 26 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, तो 27 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? तो देखें, यदि वर्ष 2001 में 26 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, और बात करें 26 जनवरी 2002 की, 26 जनवरी 2002 की बात करें तो इस दिन कौन सा है, शनिवार पड़ेगा आपका, शनिवार पड़ेगा। 26 जनवरी 2002 को आपका कौन सा दिन, शनिवार पड़ेगा। और 27 जनवरी 2002 को, अब देखिए 26 जनवरी 2002 को अगर आपका शनिवार पड़ रहा है तो क्या पड़ेगा 27 जनवरी 2002 को, रविवार, सिंपल, रविवार आपका पड़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है रविवार, ऑप्शन डी यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए हैं, ये रिलेशन वाले, ये भी आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता दूंगी। क्यू एस की इकलौती पुत्री है, एस पी के ससुर हैं, के बी का मामा है, बी एस का नाती है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, आर डब्ल्यू का बेटा है और डब्ल्यू एस की इकलौती बहू है। तो बी का डब्ल्यू के पति के साथ क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। यहाँ पे आप रिश्ता लगा लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरेख को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 विद्यार्थी। तो ओके गाइज, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इसको। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।